सोच है इसकी कि इससे क्या होने वाला है कोऑपरेटिव सेक्टर देखिए, आज अगर पूरे देश में हम सहकारिता का थोड़ा-सा अगर जानकारी लें तो आज पूरे देश में तकरीबन 8,40,000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और उसमें लगभग आज 40 लाख के ऊपर हमारे वहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं और इतना बड़ा सेक्टर है कि आज देश की अगर हम जनसंख्या देखें तो 50% से ज़्यादा जनसंख्या ये पूरे हमारे कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अब कृषि क्षेत्र यानी कि सहकारिता से ही हम कह सकते हैं कि बड़ी मात्रा में हमारी जनसंख्या जुड़ी हुई है। तो गाँव का पैक्स हो, डेयरी हो, शुगर मिल हो, ये ऐसे अनेक-अनेक सेक्टर है, बैंक हो जैसे हमारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो, इसके माध्यम से देश में आज लगभग 30 करोड़ उसके सदस्य हैं। 8,40,000 हमारी सोसाइटीज़ है, 30 करोड़ उसके सदस्य हैं। और ये मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी का दूरदृष्टि जो उनकी थी, उन्होंने निर्णय लिया कि हमारे मंत्रालय को स्वतंत्र मंत्रालय किया और उसके बाद पिछले साढ़े 3 साल में माननीय अमित भाई के नेतृत्व में हमने इस सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं और उसमें आगे जाके इस आंदोलन को और सशक्त बनाना है और मजबूत बनाना है। तो हमें एक यूनिवर्सिटी का जो सोच माननीय अमित भाई के दिमाग में आया, मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये सोचा कि अगर इतना बड़ा क्षेत्र है, इतनी बड़ी जनसंख्या उससे जुड़ी है और इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अगर हम देखते हैं तो 2047 का जो माननीय मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत का, अगर वो लक्ष्य हमें पूरा करना है, तो हमें इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाना होगा और इसके लिए सहकारिता एक बड़ा माध्यम है और सहकारिता के माध्यम से अगर इतना बड़ा स्वरूप देश में सहकारिता का है, तो उसे एक इंस्टीट्यूशनल कुछ तो एक फ्रेमवर्क होना चाहिए और उसके माध्यम से एक डिप्लोमा हो, डिग्री हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, अलग-अलग तरह के कोर्सेज़ हो, इसके माध्यम से अगर स्किल मैन पावर हम देते हैं, एक अनुमान है कि अगले कुछ सालों में हमें देश में इस सहकारिता आंदोलन को जो सहकारिता क्षेत्र जो मैंने फिगर्स दी, उसके लिए हमें 17 लाख स्किल मैन पावर यानी कि हमें एजुकेटेड मैन पावर की ज़रूरत है, ये सहकारिता क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए। तो यही सोच थी कि हर कोई क्षेत्र में अगर हम काम करते हो तो उसको उसके माध्यम से अगर हमें आगे जाना है और उसमें काम बढ़ाना है, तो उसके लिए आज की डिमांड क्या है? इसके लिए वो टेक्नोलॉजी हो, शिक्षण हो, प्रशिक्षण हो, इस अलग-अलग तरह से हमने उसमें काम करने के लिए यूनिवर्सिटी का प्रावधान किया था और मुझे बहुत खुशी होती है कि दोनों जो सदन है हमारे, लोकसभा और राज्यसभा में वो बिल हमने रखा था और दोनों सदन में वो बिल अभी पारित हुआ है। तो मुझे लगता है कि बड़ी उपलब्धि है सहकारिता क्षेत्र के लिए। सर यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पर ये काम करेगी, तो देश के बाकी स्टेट्स हैं जहाँ पे कोऑपरेटिव का महत्व ज़्यादा है या जहाँ नहीं है और उसे कैसे इस बहुत अच्छा सवाल कैसे है, जोड़ेंगे उसमें? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये अगर यूनिवर्सिटी पूरे देश में काम करेगी, अगर ये हम उसका शुरुआत अगर गुजरात में करेंगे, तो उसका जो हमारा मॉडल है, ये हब एंड स्पोक मॉडल है। हब एंड स्पोक मॉडल होने के कारण कि उसका हम पूरे देश में कौन से भी राज्य में और ये स्वैच्छिक है, कौन से भी राज्य में हम स्कूल शुरू कर सकते हैं, कौन से कॉलेज को एफिलिएशन चाहिए तो एफिलिएशन दे सकते हैं। और दूसरी एक बात इसमें है कि कौन सी भी लैंग्वेज हो, प्रांतिक भाषा हो, जैसे महाराष्ट्र में मराठी है, कर्नाटक में कन्नड़ है, तमिलनाडु में तमिल है, बंगाल में बंगाली, कौन सी भी भाषा में अगर हो, तो उसी भाषा में वहाँ पे वो शिक्षा का काम हम करेंगे और इसके लिए पूरे देश में हमें ये हब एंड स्पोक मॉडल का उसके तहत ही हम काम करने वाले। इसका मतलब ये है कि पूरे देश में हमें इसको कवर करने वाले हैं और इसके माध्यम से पूरे देश में सहकारिता का शिक्षण कौन-सी भी पोस्ट हो, उसके लिए हमारे पैक्स के सचिव से लेकर अपेक्स बैंक के एमडी तक, कौन-सी भी पोस्ट का अगर हमें एक टेक्निकली इंस्टीट्यूशनल अगर उसको ये पोस्ट के लिए रेडी करना है, तो उसके लिए सभी शिक्षा के अलग-अलग डिग्रीज़ हो, कोर्सेज़ है, इसका प्रावधान इसमें किया है हमने। सर एक चीज़ और मतलब
जैसे मान लीजिए कि अमित भाई हैं, तो वो तो चलिए पैक्स से शुरू करके आज केंद्रीय जी। मंत्री हैं और इसी डिपार्टमेंट के हैं। आप लोग भी इसी रास्ते आए हैं कोऑपरेटिव के रास्ते। लेकिन ढेर सारा बड़ा तबका है आपके कोऑपरेटिव में जो कोऑपरेटिव को समझता नहीं है। खास तौर से जो ऑफिसर्स दूसरे रूट से आ जाते हैं आपके यहाँ मंत्रालय में या विभिन्न डिपार्टमेंट में, जितने भी मल्टीनेशनल्स या मल्टी कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उसमें जो ऑफिसर्स आ जाते हैं उनकी ट्रेनिंग, उनके प्रशिक्षण की जरूरत को ये विश्वविद्यालय पूरा करेगा या इंस्टीट्यूशन पूरा करेंगे। तो क्या इस विश्वविद्यालय से जो बड़े संस्थान हैं कोऑपरेटिव के, जैसे इफको है, क्रिप्को है, सीसीएफ है, नेफेड है, या और भी बहुत बड़े बड़े संस्थान आपसे जुड़े हुए, इनकी क्या भूमिका होगी इसमें? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि ये जो यूनिवर्सिटी बनेगी सभी तरह के कोर्सेज होंगे। आज सहकारिता क्षेत्र छोटा नहीं है। सहकारिता क्षेत्र समाज के हर एक विभिन्न अंग से जुड़ा हुआ है। मैंने कहा अभी पैक्स हो, डेयरी हो, शुगर इंडस्ट्री हो या हमारी कोऑपरेटिव बैंक्स हो, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो, हर एक क्षेत्र से आज कोऑपरेटिव जुड़ा हुआ है। तो मैं जो अभी कहा कि 17 लाख तो हमें आने वाले समय में हमें प्रशिक्षित मैन पावर हमें चाहिए। इससे हमारा दो ये भी उद्देश्य है। दूसरी बात ये है कि जो ये संस्था मैंने कहा अभी कि एक पैक्स के सचिव से लेकर, गांव का पैक्स है, वहां के सचिव से लेकर हमारे एपेक्स बैंक के एमडी तक, ये सभी को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ये सभी जगह पे अगर हम ट्रेन और मुझे लगता है कि एक मैन पावर ऐसी हम वहां पे अगर देते हैं तो आगे जाके ये समृद्धि जो सहकार है वो और अच्छी तरह से उसको सहकारिता आंदोलन को मजबूत कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सहकारिता से समृद्धि। तो ये परिकल्पना साकार करने के लिए मुझे लगता है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का ये निर्णय इसमें मुझे बहुत अहम लगता है। इसे और भी कुछ हम उद्देश्य जो है साध्य कर सकते हैं उसमें कि जैसे मैंने कहा कि स्किल मैन पावर हम उसका सृजन कर पाएंगे। उसके बाद हम देश भर में कोऑपरेटिव का स्पिरिट को बढ़ावा देने में हम उसमें यशस्वी होंगे। कोऑपरेटिव लीडरशिप हम डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे आयाम है इसमें कि जिससे मुझे लगता है कि ये यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम पूरा कर पाएंगे। सर, एक इससे अलग सवाल है कि जो कोऑपरेटिव का जो सोसाइटीज का जो प्रसार है पूरे देश में, एक क्षेत्रीय असंतुलन बहुत ज्यादा है। अगर देखें तो पश्चिम के पूरे राज्यों में या साउथ में थोड़ा बेहतर है, और लेकिन आप नॉर्थ में देखें तो और या ईस्टर्न पार्ट में जाए तो ये बात सही है कि कैसे ठीक करें? ये बात सही है। उसके लिए भी हमने सोचा है। ये बात तो सही है कि आज महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु, 5-6 राज्यों में सहकारिता बहुत अच्छी तरह से वो वहाँ पे बहुत मजबूत भी है। लेकिन थोड़ा आप जैसे कहते हैं कि बाकी नॉर्थ ईस्ट हो या हमारे इस उत्तर साइड के हमारे जो नॉर्थ के जो प्रदेश है, थोड़ा-सा नॉर्थ हो या ईस्टर्न सभी रीजन में थोड़ा उसकी ज़रूरत है। इसलिए हमने ये फैसला किया कि अभी अमित भाई की संकल्पना है, उनके विचारों में उन्होंने एक फैसला लिया कि हमने 2 लाख नए पैक्स हम बनाने जा रहे हैं। और ये है कि ये पैक्स जो अनकवर्ड पंचायत है, अनकवर्ड गांव है, जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले बनी है लेकिन वो काम नहीं कर रही है, तो जो काम नहीं कर रही है उसकी जगह पे नहीं करनी है, और जहाँ नहीं है वहाँ हमें नई सोसाइटी लानी है। हर एक गांव को हम अभी सहकारिता के माध्यम से समृद्ध बनाने का हमने निर्णय लिया है और इसमें 2 लाख नए पैक्स हम बनाने जा रहे हैं। उसमें 15,000 तो पैक्स 18,000 पैक्स तो बने भी अब। वो डेयरी के माध्यम से हो गए, वो फिशरीज के माध्यम से हो गए। हर एक कोई जो कोऑपरेटिव का एक सेक्टर है, बड़ा सेक्टर है, उसके माध्यम से हम ये सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपका सवाल सही सवाल था, तो इसके माध्यम से 2 लाख नए पैक्स के माध्यम से हम नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, ये पूरा देश में हम एक सहकारिता आंदोलन पैक्स के माध्यम से और सशक्त बनाने के यशस्वी होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष चल रहा है, मंत्रालय ने पूरे डिपार्टमेंट को, पूरे सारे अपने इंस्टीट्यूशंस को सक्रिय किया है। तो इस दौरान क्या होगा और इसमें क्या कुछ चल रहा है? एक तो पूरी रूपरेखा तैयार की गई है पूरे देश में सहकारिता के को लेके जागरूकता और इस आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए, इसमें
क्या ये है? ये एक बड़ा अच्छा अवसर है कि पूरे विश्व में आज यूनाइटेड नेशन द्वारा 2025 ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष करके घोषित किया। एक बात उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि नवंबर 2024 में दिल्ली में एक विश्व सम्मेलन हुआ सहकारिता का, और उस सम्मेलन में माननीय मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो उपस्थित थे, माननीय अमित भाई उपस्थित थे। और उस सम्मेलन में जो पहली बार भारत में हुआ, उस सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन ने इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की घोषणा की। तो मुझे लगता है कि ये हमारे देश का और देश की सहकारिता का एक सम्मान है कि इतना बड़ा निर्णय, इतनी बड़ी घोषणा यूनाइटेड नेशन हमारे देश में आकर करते हैं। तो मुझे लगता है कि उसके बाद अगर पूरे वर्ष में, आगे आने वाले पूरे वर्ष में अलग-अलग तरह से इस वर्ष को मनाया जाएगा। सहकारिता आंदोलन किस-किस माध्यम से हम और सक्षम बना सकते हैं और समृद्ध कर सकते हैं, इस पे विचार होंगे। सहकारिता का प्रचार-प्रसार आखिर तक आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाने का काम करेंगे। इस सभी सोसाइटी जो 8,40,000 सोसाइटीज़ है, हर एक सोसाइटी को कुछ न कुछ साल भर में वो प्रोग्राम करेंगे। तो इसके माध्यम से एक सहकारिता आंदोलन को एक दिशा मिलेगी, एक ताकत मिलेगी, और इस वर्ष जो हम मना रहे हैं, उसके माध्यम से हमें एक अच्छा अवसर है। सर एक बात और कि सहकारिता में कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के जी। बहुत बड़ा रोल था। एक ज़माने में कोऑपरेटिव का रोल बहुत बड़ा था दूसरे के बनस्पत। आज स्थिति वो नहीं है जो पहले कभी हुआ करती थी। जैसे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, यानी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र को और गुजरात की कुछ मिलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी देश में कोऑपरेटिव मिलों की स्थिति वो उतनी अच्छी नहीं है। तो क्या उसके लिए भी कोऑपरेटिव सेक्टर को की मिलों को, शुगर सेक्टर को अब आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ नहीं, देखो आप, जब से पिछले 10 साल का अगर हम देखें, तो पिछले 10 साल में देश में सभी शुगर मिल जो है, शुगर फैक्ट्री जो है, शुगर इंडस्ट्रीज को, उनको ताकत देने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। उससे पहले अगर हम देखते तो एनसीडीसी तो आज भी है, तो वही उस समय भी थी, लेकिन ये दृष्टि नहीं थी, ये विजन नहीं था उस सरकार को। ये कांग्रेस की सरकार ने तो उस समय सहकारिता को पूरा दुर्लक्षित किया, कुछ काम ही नहीं किया। वो तो एक कृषि मंत्रालय के अंडर एक एक विभाग था, और कौन देखता था? पूरे देश का विभाग, एक जॉइंट सेक्रेटरी, ये उसकी वास्तवता थी। लेकिन इसका महत्व क्या है? ये 50% ज़्यादा जनसंख्या से जुड़ा हुआ विषय है, इसीलिए मोदी जी ने स्वतंत्र मंत्रालय स्थापना की घोषणा की। अमित भाई के हाथों में नेतृत्व दिया, किसके हाथ में नेतृत्व दिया? वो भी जो जो व्यक्तित्व पैक्स में काम करते थे गांव के, जो अपने जिला बैंक के अध्यक्ष बने, वो बाजार समिति में काम किया, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर बने, जिनका इतना बड़ा कोऑपरेटिव सेक्टर में अनुभव रहा, योगदान रहा, ऐसे व्यक्ति को, अमित भाई को, देश के पहले सहकारिता मंत्री बनाया। तो इसका विजन ध्यान में आया कि ये हमें कहाँ लेके जाना है। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आप आज भी फिगर चेक कर सकते हैं, पिछले 10 साल में हमने बहुत बड़ा काम एनसीडीसी के माध्यम से शुगर इंडस्ट्री को ताकत देने में किया। अकेले महाराष्ट्र में 9,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए की सहायता अकेले महाराष्ट्र में की हमने, क्योंकि वहाँ शुगर इंडस्ट्री ज़्यादा है। शुगर इंडस्ट्री जहाँ-जहाँ है, एनसीडीसी के माध्यम से हमने और भी प्रदेश में उनको बहुत बड़ी मात्रा में उनको हमने आर्थिक स्वरूप से मदद की है। और आज मुझे ये बात कहने में भी बड़ा हर्ष होता है कि इनको पहले जो इनकम टैक्स का इश्यू था, इनकम टैक्स के माध्यम से भी आज कम से कम 10,000 करोड़ की माफ़ी यहाँ की गई है, और ये अच्छी बात है। लेकिन आपका जो कहना है कि बाकी राज्यों में जहाँ-जहाँ गन्ने की खेती होती है, जहाँ-जहाँ ये ज़्यादा मात्रा में उनका उत्पाद होता है, तो वहाँ जो भी शुगर इंडस्ट्री के लिए काम करेगा, हम उनको ताकत देंगे। सर एक सवाल अभी हाल के दिनों में या काफी दिनों से जो कोऑपरेटिव की सबसे कहेंगे एक प्लाट था उसके ऊपर, वो यही था कि करप्शन एक लंबा इतिहास रहा सर। एक एक जमाने में कोऑपरेटिव बहुत ऊंचाई पर था और धीरे धीरे स्थितियां इतनी खराब होने लगी कि लोगों का विश्वास और भरोसा उठने लगा कोऑपरेटिव से। बैंकों का घोटाला, बैंकों का पैसा लेके कोई बैठ गया, वापस नहीं कर रहा है, बेईमानियां हो रही हैं, तो लोगों का जो भरोसा टूटा, उस भरोसे को कैसे ठीक करेंगे और कोऑपरेटिव बैंक्स को कैसे मजबूत करेंगे ताकि लोगों का फिर से भरोसा लौटे।
मूल स्वरूप से अगर देखें ना तो सहकारिता ये पूरा सेक्टर जो है ना वो विश्वास लोगों के विश्वास पे चलता है। जितना आप लोगों का विश्वास प्राप्त करें उतना सहकारिता क्षेत्र में हम ज़्यादा उसको ताकत दे सकते हैं। लेकिन लोगों का विश्वास हमें प्राप्त करने के लिए हमारी सोसाइटीज़ को अच्छी तरह से चलाना चाहिए। और मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी जो हमने बनाई ना, उसके माध्यम से अगर जो हम बार-बार मैं बोल रहा हूँ कि जो स्किल मैन पावर आएगा ना, उसके माध्यम से देखो आज कई सोसाइटीज़ जो पूरे देश में है, वो कार्यक्षमता में कमी है, उसमें मैनेजमेंट में अनियमितता है, टेक्नोलॉजी का कम उपयोग है, ऐसे बहुत सी दिक्कतें आती है, उसके कारण उसमें कार्य में पारदर्शिता भी नहीं रहती। और इसकी वजह से अगर हमने अभी देखो उसमें एक और सॉल्यूशन हमने निकाला कंप्यूटर पैक्स में कंप्यूटराइजेशन का और इस सभी के माध्यम से मुझे लगता है कि ये करप्शन-विरप्शन का तो मुद्दा खत्म ही हो जाएगा अभी। क्योंकि जो काम करना है आपको तो टेक्नोलॉजी के साथ करना है अभी, तो वहाँ करप्शन का कोई मामला ही नहीं रहेगा। और दूसरा मुझे लगता है कि ये सब होने के बाद इसको भी एक अच्छी दिशा मिलेगी, करप्शन भी खत्म होगा। दूसरा बैंक का आपने क्वेश्चन पूछा, वैसे तो हमारे नाबार्ड के माध्यम से तो हमारी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जिला कोऑपरेटिव बैंक को तो मदद करते हैं नाबार्ड। लेकिन देखो अमित भाई का एक दृष्टिकोण आप देखते हैं कि क्या विज़न है हमारे नेता की, कि जो हमारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, वो तो देश में बहुत जो मेरे हिसाब से 1400-1500 बैंक पूरे देश में है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। लेकिन इनके लिए तो कोई मदद की कोई संस्था ही नहीं थी आज तक। इनके सहायता के लिए कोई नहीं खड़ा रहा। तो माननीय अमित भाई के दिमाग में आया, उन्होंने एक विचार आया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन सभी बैंकों के लिए क्योंकि आपने जो मुद्दा उठाया कि कई बैंकें बंद हो चुकी, बैंक को फाइनेंस का प्रॉब्लम हो गया, वो आर्थिक रूप से कोलैप्स हो गए। तो इसके लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की निर्मिति माननीय अमित भाई ने की और उसके माध्यम से आप वहाँ टेक्निकली जो कुछ फैसिलिटी चाहिए वो दी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो जाएगा, आर्थिक रूप से उनको मदद दी जाएगी। जो जो वीक है, ऐसे हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को सहायता भी दी जाएगी। तो इसके लिए भी एक अलग-सा बैंक के लिए अमित भाई के दिमाग में आया, उन्होंने सोचा और मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ा सेक्टर अभी इस बैंकिंग क्षेत्र को बहुत अच्छा उसको मदद करेगा। सर एक बड़ी बात कि सरकार का भी और प्रधानमंत्री जी का और माननीय कोऑपरेटिव मिनिस्टर का भी ये विचार है कि युवाओं को कैसे कोऑपरेटिव में लाया जाए और कोऑपरेटिव को सशक्त करने के लिए बिना युवाओं के आए इसका उद्धार होने वाला नहीं है। तो महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए कितनी संभावनाएं हैं और इसके लिए सरकार जो विश्वविद्यालय लेके आ रही है इसके अलावा और क्या-क्या संभावनाएं हैं जिसमें युवाओं का नहीं, मुझे लगता है कि ये यूनिवर्सिटी ही एक ऐसा माध्यम है, जो युवाओं को कोऑपरेटिव से जोड़ सकते हैं। आज देखो कौन से भी सेक्टर में हम जाए तो आगे यहाँ नौकरी मिलेगी, यह बिज़नेस हम खड़ा कर पाएँगे, इसके लिए कुछ न कुछ जो एजुकेशन होता है, कोर्सेस होते हैं, डिग्रीज़ होते हैं, तो उसके माध्यम से जैसे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, उसके जो कॉलेजेस है, उसके माध्यम से अगर पढ़ते हैं तो उन बच्चों को मालूम है मैं डॉक्टर बनूँगा, मैं इंजीनियर बनूँगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई व्यवस्था कोऑपरेटिव में नहीं थी। ये यूनिवर्सिटी के माध्यम से मैंने पहले ही कहा कि इस देश की कोऑपरेटिव स्पिरिट को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं को भी इसके माध्यम से एक लीडरशिप तैयार करने के लिए एक एक प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा। तो यही से मुझे लगता है कि यही एक नींव है कि जहाँ से वो खुद युवा यहाँ इससे जुड़ने के बाद एक उनका खुद का कुछ न कुछ एक हाँ, बिल्कुल वो उसमें काम कर सकते हैं और उनका भविष्य भी बहुत सुरक्षित हो जाएगा। अगर सरकारी यूनिवर्सिटी बिल पास हो गया तो किस सेशन से इसमें पढ़ाई होने की उम्मीद है? नहीं, अभी तो हाँ, जितना जल्दी हो सकता है हम उसको शुरू करेंगे। गुजरात में जो हमारी इरमा इंस्टीट्यूट है वहाँ हमारा सब स्ट्रक्चर तैयार है। वहाँ पे फैकल्टीज़ भी रेडी है, बाकी टीचिंग, नॉन टीचिंग सब स्टाफ भी रेडी है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम उस पर ये यूनिवर्सिटी शुरू कर सकते हैं और उसके बाद पूरे देश में उसका विस्तार भी हो जाएगा। 2026 से उम्मीद की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल हम प्रयास तो कर रहे हैं अभी। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।